हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। और आज हमने जो एक नया सेशन लिया है जो कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है। देखिए, एपीएस का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको इसमें से लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग क्या मतलब 50 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। और जो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल के होंगे। सीधा आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको वहाँ पे टिक करना है। तो देखिए, जो जो उसमें सिलेबस दिया गया है उससे रिलेटेड ये सारा डेटा हमने यहाँ पे लिया है। ये बेसिकली यूपी पीसीएस के लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जो लास्ट ईयर के प्रश्न जहाँ पे कंप्यूटर पूछेंगे वो सारे हमने कवर्ड किए हैं। और ये लगभग 35-40 पेज के आसपास की पीडीएफ है, जिसमें कि एपीएस का जो पूरा सिलेबस है वो सारा इसमें कवर्ड होगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, वो पूछा गया है। और एमएस ऑफिस से रिलेटेड सारा डेटा पूछा गया है, इंटरनेट से रिलेटेड है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो कि प्रश्न हैं वो सारे कवर्ड हैं। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एक बात, हाँ, जो ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी ये जो सेशन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल सी के भी जो प्रश्न आते हैं वो सारे सेम टू सेम हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे लिए हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये कहें कि ये सेशन जो है ये ट्रिपल सी के लिए या एपीएस के लिए या आर ओ की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें कंप्यूटर का 10 नंबर का प्रश्न आता है, वहाँ भी ये सेशन महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसमें हम डिस्कस तो करेंगे ही, ओवरऑल कंप्लीट एक डिस्कशन करेंगे कि जो अंदर की चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अब जैसे मान लिया बाइनरी लिखा हुआ है, बाइनरी क्या होता है, तो 0-1 का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद फिर डेसिमल नोटेशन है, हेक्साडेसिमल नोटेशन है, ऑक्टल नोटेशन है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल्ड में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे ये जो सेशन हो ये एक सेशन हो और ये हेल्पफुल लगभग सारे एग्जामिनेशन के लिए हो, जहाँ पे भी कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, एक चीज़ और, दूसरों को शेयर भी करिएगा और इसके बारे में हमें आप कमेंट करके भी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, आईबीएम का पूर्ण रूप यानी आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, एक कंपनी है ये। और एचटीएमएल का विस्तृत रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनेशन में। उसके बाद एक्सएमएल का पूरा नाम क्या है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है यानी विस्तृत रूप क्या है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये जो प्रश्न है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये ट्रिपल सी में कई बार पूछा गया है, लगभग हर बार ही हर सेशन में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, या कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम होता है तो ये सारा जो प्रश्न है ये लगभग फुल फॉर्म के रूप में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर की हम बात करें तो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमपीएस यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसके बाद इसमें है यूपीएस का विस्तृत रूप क्या होता है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया आप काम कर रहे हैं सिस्टम पे और एट सेम टाइम अगर लाइट चली जा रही है या इलेक्ट्रिसिटी कट हो जा रही है, तो यूपीएस आपका कुछ देर के लिए आपके सिस्टम को पावर बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो वो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहाँ पे, तो वो ब्रिटेन में विकसित किया गया। और 2G स्पेक्ट्रम, अक्षर में जी प्रयुक्त होता है किस लिए, तो वो जेनरेशन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, बिट्स का। स्मृति का मतलब मेमोरी। ये शुद्ध हिंदी लिखी गई है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे गए तो सीधे से हमने यहाँ पे रख लिए हिंदी के ही। तो स्मृति का मतलब यहाँ पे मेमोरी। तो मेमोरी को किस में यूज किया जाता है, मतलब किस में नापा जाता है, अगर हम कहें तो बिट्स में। अब बिट्स क्या होता है, तो सिस्टम ओनली 0 और 1, ये 2 बिट का यूज होता है कंप्यूटर में। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे वर्ड और सारे लेटर सब कुछ लिखे जाते हैं सिस्टम में। ठीक है, अब ये आगे हम इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है, तो वो है क्यूबिट। ठीक है, जिसको हम क्वांटम बिट कहते हैं। इसके बाद द्विआधारी बाइनरी संख्याएं क्या है, तो 0 और 1 ओनली 2 नंबर होते हैं बाइनरी डिजिट में। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ये 7 जो है, हम आपको एक छोटा सा यहाँ पे डिटेल्ड वो करते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है सिस्टम के, अगर कंप्यूटर के नंबर सिस्टम की बात करें तो वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है डेसिमल, और दूसरा है बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, यानी टोटल कितने नंबर हो गए, ये 10 नंबर हो गए। बाइनरी नोटेशन की अगर बात करें तो 0 और 1 2 नंबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर हो गए।
ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो 0 से लेकर 7 नंबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 8 नंबर टोटल हो गए। और हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो 0 से लेकर 15 तक के नंबर होते हैं, यानी ये टोटल 16 हो गए। अब यहाँ पे हमने जो लिखा ना 10, ये 2, ये 8, ये 16, इसी को हम कहते हैं इसका बेस। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि डेसिमल नंबर है तो उसका बेस कितना, तो 10 हो जाएगा। और अगर ऐसे ही बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर का बेस कितना होगा, तो बाइनरी नंबर का बेस कितना होगा, 2 होगा। यानी जिस नंबर सिस्टम में जितने नंबर उसका उतना वही बेस। यहाँ पे 10 नंबर है, इस वजह से 10 हो गया। हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसमें 0 से 15 नंबर हैं, यानी 16 डिजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका बेस 16 हो गया। अब यहाँ पे ये कहा गया कि बाइनरी कोड संख्या 7, तो 7 जो है एक डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी आपको निकालना है तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी टेबल हम बता देते हैं आपको, जो आप नोट भी कर लीजिएगा। आगे के एग्जामिनेशन में इस तरह से कभी कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनको सही तरीके से हल कर सकेंगे, क्योंकि छोटे मोटे प्रश्न हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सिंपल डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर के कन्वर्जन की बात करें तो अगर मान लिया 0 डेसिमल नंबर है तो इसका बाइनरी कितना होगा, तो 0 0 0, सिंपल इतना ऐसे लिख दीजिए, आपको अभी याद हो जाएगा। खैर 1 का है तो 0 0, अब यहाँ पे 0 को हमने 1 कर दिया। 2 की बात करें तो यहाँ पे 0, अब इस 0 को 1 करेंगे और इस जो पहले हमने 1 किया था इसको 0 कर दिया। ठीक है, 3 की बात करें तो यहाँ पे ये 0 और ये 1 और ये 1 हो गया। 4 का बाइनरी कोड क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0 0। ठीक है, ऐसे ही सेम टाइप में 5 का अगर हम बाइनरी लिखें तो यहाँ पे 1 0 और 1 हो जाएगा। 6 का बाइनरी कितना हो जाएगा, 1 1 और 0 हो जाएगा। और 7 का बाइनरी कितना निकल आया, 1 1 1, तो यहाँ पे 7 का बाइनरी कितना निकल आया, 1 1 1। यानी एक प्रश्न यहाँ पे लिखा गया था, हमने आपको 0 से लेके 6 तक के सारे बता दिए कि ये सभी के बाइनरी इस तरह से निकलेंगे। इनको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि परीक्षा है, 5 का पूछ लिया जाए, 4 का पूछ लिया जाए, छोटा प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न है, बाइनरी भाषा बनी है तो जाहिर सी बात है 2 डिजिट की बनी है। कौन सी डिजिट है, तो 0 और 1। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड 3321, 2421 तथा 5211 कोड, इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड के बारे में कि डिटेल क्या क्या होता है। 1 + 1 का द्विधारी योग हमेशा होगा 0 तथा कैरी 1। अब देखिए 1 और 1 अगर बाइनरी नंबर है तो इसको जोड़ना है। वैसे अगर आप सिंपली मैथमेटिक्स में जोड़ेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एडिशन, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये दोनों बाइनरी नंबर है तब इनको ऐड करना है तो क्या होगा, तो अब देखिए 1 और 1 कितना होगा, तो एक हम आपको टेबल बना देते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से। जब भी कोई बाइनरी नंबर ऐड होगा 1 + 0 बराबर 1, 0 + 1 बराबर 1, क्योंकि देखिए 2 ही नंबर है, 2 ही नंबर का आपस में एडिशन होगा। 0 + 0 बराबर 0, और इसके बाद 1 + 1 बराबर ये हो जाएगा, 1 मिनट, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और एक जो इसके आगे आएगा ये कैरी बच जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 + 1 हमेशा बाइनरी डिजिट में 0 इसका आएगा रिजल्ट, और एक जो आ जाएगा कैरी जिसको आप हासिल कहते हैं वो ऊपर चला जाएगा। छोटा सा एक उदाहरण लेके हम आपको जोड़ के बताते हैं कि जोड़ा कैसे जाता है। देखिए 1 0 और 1 1, ये अगर हमें जोड़ना है बाइनरी डिजिट में तो इसको कैसे जोड़ेंगे। सिंपली 0 + 1 यहाँ जुड़ेगा, तो वो हमने अभी देखा, तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। अब 1 + 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कैरी हम यहाँ पे लगा देंगे 1, और फिर बाद में ये 1 आ जाएगा। अब इस तरह से अगर आप इसका डेसिमल नंबर निकाल के देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे रिजल्टेंट। ठीक है, हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम सिंपली आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि मान लिया अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप इसको बेहतर तरीके से कर सकें। आप इसको घर पे करिएगा, जैसे मान लिया 5 लिखा आपने, 4 लिखा, ये रिजल्टेंट आपको कितना मिला, 9 मिला। अब 5 का बाइनरी लिखिएगा, 4 का बाइनरी लिखिएगा, दोनों को जोड़िएगा, और जो आपको मिलेगा वो जाहिर सी बात है एक बाइनरी डिजिट मिलेगा। उस बाइनरी डिजिट का जब आप डेसिमल निकालेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसमें अच्छी तरीके से, ये भी इसके लिए भी एक सेशन छोटा सा क्रिएट करेंगे, छोटा सा बनाएंगे, तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर करा देंगे। ठीक है, इसके बाद एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है कितने, तो वो बना होता है 8 बिट से। ठीक है, तो एक बाइट क्या होता है, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था एक निबल बराबर कितना होता है, निबल, NIBBLE, निबल, तो ये 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, तो एक निबल बराबर 4 बिट और एक बाइट बराबर 8 बिट के।
ठीक है। इसके आगे के जो और भी नोटेशन हैं मेमोरी के, उनको अभी आगे मिलते रहेंगे हमें। 8 बिटों यानी बिट्स के समूह को क्या कहते हैं, तो उनको हम बाइट कहते हैं। हमने यहाँ पे देखा अभी। बिट छोटा रूप है किसका, तो ये भाई बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है बिट। कई बार लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जो बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट, ठीक है, इसका ये बिट का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप ये भी जानते रहे, बिट का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वो बाइनरी डिजिट। इसके बाद कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है तो बिट्स से नापी जाती है। और 1024 किलोबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा नोट कर लीजिए, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। यहाँ बिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कई बार लोग गलती से इसको बिट कर देते हैं। उसके बाद 1 मेगाबाइट बराबर तो 1024 किलो बाइट होगा। केबी का मतलब किलो बाइट होता है, किलो बिट नहीं होता है। ठीक है, अब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो वो अलग नोटेशन आएगा। ठीक है, 1 किलोबाइट समान है कितने, तो 1024 बाइट के, हमने यहाँ पे बताया ना आपको। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें केबी यानी किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है क्या, तो केबी है। केबी के बाद फिर एमबी आएगा, एमबी के बाद जीबी आएगा, जीबी के बाद मतलब टेराबाइट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये बाइट। तो अगर 1 किलोबाइट की बात करें तो 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट की अगर हम बात करें तो 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट की अगर हम बात करेंगे तो 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट की अगर हम बात करेंगे तो 1024 गीगाबाइट। ठीक है, इसी के हिसाब से आप इसको याद रखिएगा, जो चीज़ें आपको याद रहेंगी बेहतर तरीके से। ठीक है, इसके बाद फिर वही छोटा सा प्रश्न है, एक एमबी मेमोरी बराबर है कितने, तो 1024 किलोबाइट के। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट होता है तो 1048576 बाइट के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया ना 1 मेगाबाइट, यानी 1024 क्या होगा, किलोबाइट। अब यहाँ पे 1024 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8, नहीं बाइट पूछा गया तो आप 8 मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 10 लाख बाइट्स लगभग बराबर होती है तो 1 मेगाबाइट के। देखिए ये लगभग लिखा है क्योंकि ये 10 लाख एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा आगे होगा इससे। एमबी का प्रयोग किया जाता है तो मेगाबाइट के लिए, और ये सही संबंध दिया गया है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर, 1 टेराबाइट्स बराबर 1024 गीगाबाइट्स। इसके बाद यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रतिनिधित्व करती है तो कितने अंकों के समूह का, तो 16 बिट के अंकों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे यूटीएफ यानी इसी को कहते हैं यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। पहले ये 8 बिट में था, फिर 16 बिट में हुआ, और अब जो करंटली चल रहा है वो 32 बिट में चल रहा है। ठीक है, IPv4 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है कितने के लिए, 128 बिट के लिए। अब 2 टाइप के इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन अभी तक आए हैं, तो सबसे पहले जो यूज किया जाता था उसको हम कहते थे IPv4। ठीक है, अभी जो करंटली यूज किया जा रहा है IPv6। तो ये 2 टाइप के वर्जन यूज किए जाते हैं। तो IPv4 में जो अगर बिट की बात करें तो उसमें 32 बिट का यूज किया जाता था, और IPv6 में जो है ये 128 बिट का यूज किया जाता है। कैसे भाई, तो इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IPv4 जो मतलब IP एड्रेस होते थे वो 4 बिट में होते थे, वो 4 बिट में होते थे, ऐसे लिखे जाते थे, ऐसे मतलब कोलन लगा के नंबर लिखे जाते थे। यहाँ पे 4 नंबर आ जाते थे, और वो नंबर जो आते थे वो कितने कितने होते थे, वो 0 से लेकर 255 के बीच में यहाँ भी आएगा, और सेम 0 से 255, 0 से 255 और 0 से 255। ये यूनिक आईडी होती थी किसी भी कंप्यूटर के लिए ऑन ए इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे लॉगिन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास एक IP एड्रेस है। विदाउट IP एड्रेस यू कैन नॉट वर्क ऑन इंटरनेट, सिंपल सी बात है। तो ये जो था, अब ये यहाँ पे चार ब्लॉक आप कह सकते हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 4 ब्लॉक। और जो ये चारों ब्लॉक थे इनमें एक ब्लॉक में जो होता था वो 1 बाइट होता था, यानी 8 बिट होता था।
तो एक ब्लॉक में 8 बिट, तो चारों ब्लॉक मिला के कितने हो जाएंगे, तो 32 बिट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें एक पेन ड्राइव जो है एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी, आप द्वितीयक भंडारण एकक जो भी कह सकते हैं, यानी सेकेंडरी डिवाइस होती है। एक माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि इनपुट प्रोवाइड किया जा सकता है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्लॉटर में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस क्या नहीं है, माउस, बिकॉज इट इज़ अ इनपुट डिवाइस। और मॉनिटर है, टच स्क्रीन है, प्रिंटर तथा प्लॉटर में से वह जो आउटपुट के साथ इनपुट डिवाइस भी है, तो क्या है, टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो कीबोर्ड और माउस। बिना इसके कोई भी डेस्कटॉप वर्क नहीं कर सकता, तो ये एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि बेसिक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 60 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था किससे, तो लकड़ी का बना था उस समय। इसके बाद इसमें है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना दी जाती है कहाँ पे, तो वो चली जाती है सूचना सीपीयू में, यानी सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है, ब्रेन है। ये क्या करता है, जैसे मान लिया हमने कीबोर्ड से लिखा ए, अब ये इस ए को चेंज करता है किसमें, बाइनरी डिजिट में, और जब चेंज हो जाता है तो उसके बाद ये मेमोरी में इसको सेव करता है। तो ये काम होता है सीपीयू का। कंप्यूटर का जनक यानी पिता कहा जाता है किसको, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद इसमें है कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं वह कौन सा पोर्ट होता है, तो वो यूएसबी पोर्ट होता है। ठीक है, आजकल तो मोबाइल में भी यूएसबी पोर्ट मतलब लग जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मोबाइल में अपने कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो वो उसका पोर्ट आता है अलग अलग, आप यूज कर सकते हैं उनको। अब यहाँ पे कंप्यूटर की एक डेफिनेशन दी गई है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित हो जाता है। तो ये चारों ही कथन करेक्टली एक्सप्लेन है यहाँ पे। इसके बाद पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं क्या क्या, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और सीसा। ये सभी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। तो आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है, कोविन ये भी एक एप्लीकेशन है, डिजी लॉकर भी एक एप्लीकेशन है और दीक्षा भी एक एप्लीकेशन है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे क्या कहते हैं, नयन। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना इनके लिए विविध आदेशात्मक है, तो सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कॉरपोरेट निकाय के लिए। इसके बाद इसमें है भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं। क्या क्या, यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। दूसरा है यदि साइबर बलात् ग्रहण यानी साइबर एक्सप्लोटेशन होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवा लेने पर लगने वाली लागत। और इसका जो तीसरा है, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। तो ये तीनों ही सुविधाएं मिलती हैं अगर आपने साइबर बीमा कराया है तो। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है तो आईटी एक्ट 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। आईटी अधिनियम 2000 में इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है, तो परम का निर्माण किसने किया है, सीडेक पुणे में किया गया है। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम। और भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं कौन, तो विजय भाटकर। इसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है, तो वो है अनुपम। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई कितनी होती है, तो 64 बिट तक होती है। सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो सुपर कंप्यूटर ही होता है। और विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है, तो ये 1194 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड, यानी काफ़ी हाई स्पीड के लिए। ये जून 2023 तक का अपडेट है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो यूएसए का फ्रंटियर। इसके बाद सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को बनाया किसने, तो वो चाइना ने बनाया है। और भारत का तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है, तो वो एरावत PSAI द्वारा। Y2 के समस्या का संबंध है ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढने में।
इसके बाद सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 तथा आईबीएम चिप्स में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा तो वो क्वांटम कंप्यूटर। क्यूबिट शब्द जिस प्रसंग में प्रयोग होता है तो क्वांटम संगणन में प्रयोग होता है। अब ये सही सुमेलित हैं। Y2K कंप्यूटर से रिलेटेड है, गठिया यूरिक एसिड से रिलेटेड है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से रिलेटेड है, परम 10,000 एक सुपर कंप्यूटर है और एडोब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका PDF और सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। WLL का अर्थ होता है तो वो है वायरलेस इन लोकल लूप, WLL। उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण यानी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्राथमिक प्रयोग करता है तो बैंकिंग। इसके बाद जिस प्रकार कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वह है तो माइक्रो कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में क्या हो सकता है तो एम्बेडेड कंप्यूटर। और लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है क्या, सेमीकंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर लेजर या अर्धचालक लेजर। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कौन सा, लेज़र प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर प्रिंट करता है और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है लाइक एज लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ये पूरे लाइन टू लाइन प्रिंट करते हैं या पेज टू पेज प्रिंट करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेब है। इसी के पहले जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, मान लिया लिखा आपने www.google.com, तो जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं मोबाइल में या सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके आगे ऑटोमेटिक HTTP का यूज हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी ये एक प्रोटोकॉल होता है जो आपने सूचना मांगी है उसको पहले तो सर्वर तक ले जाएगा और फिर सर्वर जब रिस्पांस करेगा तो वो आपके पास लेके आएगा। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है किसको, टिम बर्नर्स ली को। और वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ठीक है, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है क्या क्या, तो उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की। ये चारों ही सही हैं जो ऊपर है। इसके बाद है इसमें साइबर स्पेस, अपलोड और प्रकाशीय भंडार तथा मॉडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो प्रकाशीय भंडारण ये एक IT वर्ड नहीं है। बाकी साइबर स्पेस भी है, अपलोड करना भी है और भंडारण भी है, वो सॉरी मॉडेम भी है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम। स्पैम क्या होता है, स्पैम का मतलब ये होता है कि ऐसे मेल जो आपने मंगाए नहीं है आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं बस लगातार। ठीक है, स्पैम संबंधित है किससे तो कंप्यूटर में आपने ईमेल आईडी बनाई होगी, उसमें आपको आप स्पैम पे जैसे ही जीमेल पे क्लिक करेंगे आपको दुनिया भर के एडवर्टाइजिंग के मैसेजेस मिलेंगे जिनको आपने मंगाया नहीं है, आपने डिमांड नहीं की है, बट वो आपको मिल रहे हैं, उसी चीज़ को हम स्पैम कहते हैं। CRAM, DRAM, JAM और SPM में से वह जो सामान्य रूप से अवांछित जंक एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, ईमेल बॉम्बिंग। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है उसको क्या कहते हैं, स्पूरिंग या स्पूफिंग, इसको कहते हैं स्पूफिंग। याहू, गूगल, उसके बाद MSN, ये क्या है, एक इंटरनेट साइट है। गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है वो कौन सा है तो वो क्रोम है, आप सभी इसका यूज़ भी करते हैं। ओपेरा है, गूगल एप्स है, विवाल्डी है और मोजिला फायरफॉक्स में से वह जो ब्राउज़र नहीं है तो गूगल एप्स क्या है, ये ब्राउज़र नहीं है, ये एक प्ले स्टोर है, एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है आपको। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, वेब स्पाइडर के नाम से भी उसको जाना जाता है। वाईमैक्स क्या है तो वाईमैक्स IT से संबंधित यानी संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस होता है क्या, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है क्या, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ठीक है, कंप्यूटर वायरस होता है क्या, एक डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम होता है यानी एक विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम
एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है, वह क्या कहलाता है? तो वह वायरस कहलाता है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। संचार नेटवर्क सिस्टम में फायरवॉल का प्रयोग बचाता है अनधिकृत आक्रमण से। इसके बाद अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे यूनिक्स कहते हैं। देखिए, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1969 के आसपास ये डेवलप किया था। AT&T एक बेल लेबोरेटरी थी, वहाँ पे इसको बनाया गया था। बाद में फिर 1972-73 में जब सी को राइट करना था तो फिर से इसको लिखा गया। तो यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, यानी दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बेकार है, फिर कंप्यूटर कुछ काम नहीं करेगा। इसके बाद एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई कब? तो 1990 में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। और माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैग्नेट्रॉन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। टेलीविज़न तथा रेडियो ट्रांसमिशन का उदाहरण है क्या? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जो ट्रांसमिशन मीडियम 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबका नाम बताते हैं आपको। पहला तो होता है सिंप्लेक्स, ठीक है। एक होता है हाफ सिंप्लेक्स और एक होता है डुप्लेक्स, ठीक है। अब सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि अगर सेंडर है और रिसीवर है तो सेंडर रिसीवर को खाली डेटा भेजेगा, रिसीवर यहाँ पे सिर्फ सुनेगा। नहीं सुनना है तो उसको बंद करके चला जाए, लाइक एज टेलीविज़न, ठीक है। टेलीविज़न पे क्या होता है, हम कोई भी चैनल लगा लेते हैं, अब हमारा मन कहे ना कहे वो तो चलता रहेगा। ज़्यादा हमारा मन नहीं कहेगा तो हम टीवी बंद कर देंगे। तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक है। हाफ जो डुप्लेक्स होता है या सिंप्लेक्स होता है, इसमें क्या होता है, एक टाइम में सेंडर बोलेगा, रिसीवर सुनेगा। अगर सेंडर चुप हो जाएगा तो रिसीवर जो कहेगा तो वो रिसीवर तो क्यों जाएगा। जैसे कि वॉकी टॉकी होता है या वायरलेस सिंपल होता है, एक बार बोल रहा है तो दूसरा आदमी सुन रहा है। अब दूसरे को कुछ कहना है तो पहले को अपना माइक बंद करना पड़ेगा, तो दूसरा बोलेगा तो उसको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। और डुप्लेक्स का मतलब लाइक एज मोबाइल फ़ोन, सिंपली हम सेम टू सेम टाइम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के कम्युनिकेशन मीडिया का यूज होता है। तो टेलीविज़न रेडियो कैसा ट्रांसमिशन होगा? वो सिंप्लेक्स होगा, बिकॉज ओनली वन एंडिंग ट्रांसफरिंग डेटा। इसके बाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, तो वो बूलियन लैंग्वेज पे आधारित है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं, यानी मेमोरी के टाइप क्या है? तो सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। एक नेटवर्क वातावरण में सर्वर नहीं है, तो नेटवर्क सर्वर जो होता है ये नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉटनेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। सही कथन क्या है? तो सही कथन यानी दोनों ही ये सही हैं, ठीक है। एक चीज़ हम आपको यहाँ बताएं, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं या टेक्नोलॉजीज होती हैं, इनका यूज आप चाहे जब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। फ्रीली आप इंटरनेट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि विंडो है, तो विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप परचेज करेंगे तो आपको इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बट एक अनदर लाइन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए आपको पे नहीं करना। आप डाउनलोड करिए इंटरनेट से, इंस्टॉल करके यूज करिए। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद पेगासस स्पाईवेयर विकसित किया गया कहाँ पे? तो वो इजराइल में विकसित किया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनक्स तथा ओपन ऑफिस में से वह जो ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विंडोज़ का एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो आपको मिलता है। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किए जाने वाले एक अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण क्या होता है? तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं। एक होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है वैन, सॉरी हाँ, तो इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क सिंपली लोकल होता है एक बिल्डिंग में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर के लिए, और वाइड एरिया नेटवर्क ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होता है ये। इसके बाद लैन का तात्पर्य है तो लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट एक उदाहरण है क्या? तो एक लैन का उदाहरण है ईथरनेट। एक डेटाबेस में फील्ड क्या होती है? तो ये इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होती है, यानी जानकारी की श्रेणी होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए
सीपीयू के दो भाग होते हैं, ठीक है। सीपीयू के दो नहीं 3 भाग होते हैं। एक होता है एएलयू जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। ये मेमोरी का कुछ पार्ट होता है, ठीक है। तो सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसके बाद कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है नहीं कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, जो हमारी सिंपल सीडी होती है। वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, जिसको अभी हमने आपको बताया ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको चुंबकीय टेप या डिस्क कहा जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी बीडी के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है डीवीडी यानी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो यानी हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। तो ये सही है। डीवीडी की तुलना में वीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है, ठीक है। तो डीवीडी में स्टोरेज क्षमता कम होती है और बीडी यानी ब्लू रे डिस्क में बहुत ज़्यादा होती है। बीडी की मोटाई 2.4 mm जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm होती है। तो जो डिस्क होती हैं उनकी मोटाई सबकी सेम होती है, चाहे वो बीडी हो या डीवीडी हो या सीडी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 और 2 सही हैं। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस तथा कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है। कंपाइलर क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसको कि यूजर पहचान सकता है, यूजर जान सकता है, लाइक एज ABCD 1 2 3 4। और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? वो 0 और 1 है, ठीक है। तो कंपाइलर का सिंपल काम यही इतना होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर तथा CRT में से हार्डवेयर नहीं है तो असेंबलर है। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर भी सिंपल काम है, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो असेंबलर का काम क्या है? असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब वो कुछ पर्टिकुलर एक सेंटेंस के थ्रू बनाई जाती है, जैसे मान लिया हमने लिखा A+B। अब ये डिफाइंड वर्ड हैं सिस्टम के लिए, इसके लिए सॉफ्टवेयर लिखा जाएगा तो इसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो एक्सेल एक MS ऑफिस का पार्ट है जिस पे कि हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में सॉफ्टवेयर है तो जाहिर सी बात है कंपाइलर है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं तो CPU कहते हैं, यानी CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक यंत्र सामग्री नहीं है तो प्रचालन तंत्र एक यंत्र सामग्री नहीं है। इंडेक्स होल संबंधित है किससे? तो वो फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है इंडेक्स होल। IPQ6 सामान्यतः दिया जाता है तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को प्रोग्राम नियंत्रित करता हुआ है तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये डेफिनेशन याद रखिए, कई बार सीधा सीधा एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग कितने होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है और प्रोग्राम या फाइल को मैनेज करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले काम प्रोसेस को मैनेज करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, डिवाइस को मैनेज करेगा और फाइल को मैनेज करेगा या प्रोग्राम को मैनेज करेगा, ठीक है। इसके बाद यूनिक्स है, जावा है, ओरेकल तथा MS ऑफिस में से वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1969 में इसको बनाया गया है, लिखा गया। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सही है क्या? यह यूनिक्स के साथ कॉम्पेटेबल है। इसका फुल फॉर्म JNUs नॉट यूनिक्स है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब समझ में आ रहा होगा, या कहीं भी लिखा होगा कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये फ्री है, इसको हम चाहे जैसे यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो वो CPU है। CPU का तात्पर्य क्या है? तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? तो ये डिकोड प्रोग्राम अनुदेश है। इसके बाद वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है तो पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स। अब सॉफ्टवेयर होते हैं 2 टाइप के या 3 टाइप के आप कह सकते हैं। तो एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र के लिए ज़रूरी होते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम और यूज़र दोनों के लिए नीडेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उदाहरण है किसका? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है तो पद्यांश डेटा संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 प्रकार है किसके? तो ये फाइल के प्रकार हैं। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव क्या है? तो ये IC या समेकित परिपथ है। ठीक है, आप यहाँ पे सारे जनरेशन को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो पहला जनरेशन है उसको हम वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड, यानी वैक्यूम ट्यूब पे बना था, तो इसका जो टाइम पीरियड था 1940 से 1950। दूसरा जो है वो ट्रांजिस्टर का टाइम पीरियड है 1950 से 1960। तीसरा जो जनरेशन वो IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड है 1960 से 1970। और चौथा जो है ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है जो कि 1970 से लेकर अब तक चल रहा है, क्योंकि अभी भी कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज करते हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन है उसको हम AI बेस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम कहते हैं, जो कि अभी खैर एक्सपेरिमेंटल व्यू में है और कहीं कहीं उसका यूज भी हो रहा है। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है तो समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप पर परत लगाई जाती है किसकी? तो वो सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की। एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है तो वो सिलिकॉन है। IC चिप का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से IC चिप का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है IC के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो ट्रांजिस्टरों की संख्या। रोम मेमोरी केवल पढ़ने के लिए होती है। देखिए, अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है डेटा स्टोर करने के लिए। दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो वो होती है रैम। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी जब तक हम काम कर रहे हैं पावर ऑफ करके नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम खोलेंगे तो रैम का जो भी डेटा होगा वो सब साफ हो जाएगा फिर से, यानी फ्री हो जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी होती है जो कि एक लॉन्ग टर्म तक डेटा को स्टोर कर सकती है जब तक कि आप चाहें। तो ये नॉन वोलाटाइल होती है, यानी इसका पावर ऑन ऑफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसी में आता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसी में हार्ड डिस्क आ जाएगा, आपका फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, जो मैग्नेटिक टेप आ जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगा, रोम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है किसके? तो ये जाहिर सी बात है कंप्यूटर प्रोसेसर के टाइप हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? तो एड्रेस। मतलब जो भी सिस्टम में डेटा सेव होता है वो एड्रेस के थ्रू सेव होता है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे CD-ROM और CD-W भी आता है, यानी ऐसी सीडियाँ होती है जिन पे हम राइट भी कर सकते हैं, ऐसी सीडियाँ भी होती है जिनको हम खाली पढ़ सकते हैं यानी देख सकते हैं। तो दोनों टाइप की सीडियाँ होती हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा स्वतः खत्म हो जाता है तो वो रैम है। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी क्या है? तो वो रैम है। और माध्यमिक यानी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं, वो प्राइमरी मेमोरी है। इसके बाद है ड्रम, पेन, प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स। डिजिटल कैमरा में से आउटपुट युक्त नहीं है तो डिजिटल कैमरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सेल कहा जाता है। ये जो इस तरह से फॉर्मेट होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है तो डेटा हम यहीं पे लिखते हैं तो इसको हम सेल कहते हैं। इसके बाद कोबोल, पास्कल तथा बेसिक हैं तो ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज की वो है। इसके बाद ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डेटा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर डेटाबेस को स्टोर किया जाता है। बेसिक, C, फास्ट तथा फॉरेट्रॉन में से कंप्यूटर भाषा नहीं है तो फास्ट जो है ये कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, बाकी सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, जावा है, C है। रोम तथा पास्कल में से कंप्यूटर भाषा नहीं है तो रोम एक अलग चीज़ है, ये मेमोरी का पार्ट है। बेसिक, C++, जावा तथा पेंट ब्रश में से कंप्यूटर की भाषा नहीं, तो पेंट ब्रश एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम कर पाते हैं विंडो पे। बेसिक है, कोबोल है, फॉरेट्रॉन है तथा पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो फॉरेट्रॉन जो है एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। बेसिक है तो एक प्रोसीजरल भाषा है बेसिक। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को
यंत्र भाषा में परिवर्तित करना या मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है क्या, तो उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम और पता होता है जिन्हें कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। देखिए, जब भी आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो रहे हैं तो आपको सिंपल सी बात है, एक आईपी एड्रेस मिल रहा है 4 बिट का। ठीक है, जैसे मान लिया सपोज करिए आईपी एड्रेस इस तरह से हो सकता है 92.106.100.4। अब ये इस तरह से आपका आईपी एड्रेस होगा। तो अभी जितने भी वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट जैसे मान लिया www.google.com, अब google.com का कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस ज़रूर होगा इस तरह से। तो अगर हमें आईपी एड्रेस दिया जाता तो ये याद करने में हमें दिक्कत होती, हमें बार बार हर एक चीज़ के लिए एक नोट डाउन करना पड़ता। ऐसे सिंपल सा नाम बना दिया गया तो वो google.com हो गया, तो वो हमें याद हो गया। हाँ ठीक है, yahoo.com है, याद हो गया, या redditmail.com है, याद हो गया, gmail.com है, ये सिंपल याद हो गया। लेकिन सबके पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस होते हैं। तो इस लैंग्वेज को एक ह्यूमन के हिसाब से सिंपल बनाने के लिए जो यूज किया जाता है उसी को हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। यानी सिंपल आप भाषा में कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस को ह्यूमन के समझने के लिए जो एक आसान भाषा बनाई गई वो हम कहते हैं डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यूएसए अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान है। अब कहीं पर जाहिर सी बात है इंडिया में लिखा .gov, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .com लिखा है तो वो क्या होगा, वो कमर्शियल वेबसाइट होगी। ऐसे ही .in लिखा है तो इसका मतलब वो इंडिया की वेबसाइट होगी। ऐसे हर देश की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है तो .com, .gov, .net। अब .net का मतलब क्या होता है, ये एक नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसके बाद प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है, और दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है, पहला जो है ये गलत है। तो टीसीपी आईपी का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी आईपी। तो जो प्रॉक्सी सर्वर होते हैं उनको एड्रेस उपलब्ध नहीं कराता टीसीपी आईपी। OMR का तात्पर्य क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका, तो OMR का प्रयोग किया जाता है। और IRC का तात्पर्य होता है इंटरनेट रिले चैट। CAD का तात्पर्य होता है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है क्या, ई गवर्नेंस। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है कहाँ से, तो अपनी गति से, शुद्धता से तथा स्मृति से। और मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है क्या क्या, तो ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वीडियो है, म्यूजिक है और वॉयस है या आवाज़। ठीक है, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। अब इसको सिंपल सी बात है थोड़ा ब्रेक डाउन कर दें तो ये है मल्टी और प्लस मीडिया। यानी मल्टी का मतलब बहुत और मीडिया का मतलब ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, कंप्यूटर में एक ही समय से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है क्या, तो जाहिर सी बात है मल्टीमीडिया। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं क्या क्या, तो ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं और वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है क्या, तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। इंटरनेट की उस सेवा का जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं क्या, तो उसको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद इसमें है किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश, उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना कहलाता है क्या, हैकिंग। कंप्यूटर हैकर है क्या, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को कहा जाता है क्या, तो ब्लैक हैट हैकर्स। देखिए हैकर्स 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं और एक वाइट हैट हैकर्स होते हैं। ठीक है, तो जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं ये एथिकल होते हैं और जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये एथिकल नहीं होते हैं। इसके बाद शब्द क्रैकर का आशय है, तो क्रैकर का आशय एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझ कर वेबसाइट को विकृत करता है। अब इसी को हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, वो क्या कहलाता है, तो उसको क्रैकर कहा जाता है।
साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है क्या? एक साइबर अटैक है, DDoS। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसके बाद साइबर क्राइम है क्या क्या? तो ये है हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही। साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं: अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। तो वाघाक्राई, पेटाया और इटर्नल ब्लू पद संबंधित है किससे? तो ये सब साइबर अटैक से रिलेटेड हैं। फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन चैटिंग में से एक जो साइबर अपराध नहीं तो ऑनलाइन चैटिंग आप जानते हैं, खैर आप सभी लोग इनका यूज भी करते होंगे। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बायोस, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या सेटिंग जो भी होता है, ये कहाँ पे होता है? ये रोम पे होता है। ठीक है, देखिए एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जब भी हम सिस्टम को फर्स्ट टाइम बूट करते हैं, बूट करने का मतलब होता है स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा मान लिया CPU है, ये कैबिनेट है जो, तो यहाँ पे जैसे ही हम पावर ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारा रोम पे जाता है और रोम पे जो बायोस की सेटिंग होती है, तो ये बायोस की सेटिंग जितनी भी डिवाइस अटैच्ड होती हैं उनको हम कहते हैं पेरीफेरियल डिवाइस, लाइक एज कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है और सारी जितनी भी चीज़ें सिस्टम से हमारे अटैच हैं उनको 1 बाय 1 चेकआउट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि सारी चीज़ें वर्किंग में हैं या नहीं है। जब सब चीज़ों की चेकिंग हो जाती है उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो बायोस होता है ये कहाँ पे होता है? ये रोम पे होता है, हार्ड डिस्क पे नहीं होता है। वर्चुअल कीबोर्ड कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर से। कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना मतलब खतरों के अवसर में बढ़ोतरी करना, और कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है और सुरक्षा अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सबसे कम एक्सेस समय है किसका? तो वो कैश मेमोरी का है। ठीक है, ये भी एक टाइप की मेमोरी है। ये क्या करती है? देखिए, ये रैम और हार्ड डिस्क के बीच में लगी होती है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क की जो डेटा भेजने की स्पीड है वो बहुत कम है, रैम की स्पीड जो बहुत फास्ट होती है, तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए इसके बीच में एक कैश मेमोरी लगाई जाती है जो दोनों की स्पीड को मैनेज करती रहती है। इसके बाद है CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच पाए जाने वाली अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति का क्या नाम है? तो वो कैश स्मृति या कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क, DVD रोम, कैश मेमोरी तथा स्टैटिक रैम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो वो कैश मेमोरी। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है क्या? तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट तथा बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो बेसिक यूनिट जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने ही बनाया है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है, बाकी और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और ये सही सुमेलित है। गूगल से सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट से सत्या नडेल, ट्विटर से एलन मस्क और एडोब से शांतनु नारायण। विप्रो कंपनी के संस्थापक चेयरमैन तथा वर्तमान चेयरमैन कौन कौन है? तो ये हैं अजीम प्रेमजी तथा ऋषद प्रेमजी। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो वो एम जंक्शन। स्काई ड्राइव क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट की। मंच सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन और आधारित संरचना सेवा में मेघ संरचना यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा सम्मिलित नहीं करती है, तो किसको? तो वो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को सम्मिलित नहीं करती है। हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में से वह जो लेयर क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध होती है, तो हार्डवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको हम SaaS के संदर्भ में सही कथन है क्या? तो SaaS क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। SaaS प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल या याहू मेल जो है ये SaaS के रूप है। इसके बाद कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है किसके? तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। फ्लैश मेमोरी के बारे में सही कथन है क्या? सही कथन है, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है क्या? मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड के ऊपर आपके
हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, ये सारी चीज़ें फिटअप होती हैं। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना गया कौन? तो IBM सिस्टम 360 को माना गया है। MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1981 में। MS DOS, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि कोई एक इनपुट हाई, देखिए जब 1 होता है तो उसको हाई कहते हैं और 0 को क्या कहते हैं? लो, तथा आउटपुट भी हाई है तो गेट कौन सा होगा? तो वो OR गेट होगा। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? तो न्यूनतम 4 NAND गेट की। अब यहाँ पे इसको हम डिस्कस करने लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए, बस याद कर लीजिए। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी, जिसका नाम क्या था? तो माइकल एंजिलो। इसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया तो आकाश के बारे में। और रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA यानी प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। भारत की पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध प्रयुक्त किया जाता है तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के प्रसंग में। और ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो ये सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। वेब पोर्टल DACNET संबंधित है किससे? तो एग्रीकल्चर से संबंधित है। और पोर्टल खोज क्षमता क्या है? तो ईमेल है, समाचार है, स्टॉक की कीमतें हैं, मौसम संबंधी जानकारी है, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। विद्यावाहिनी परियोजना बल देती है किस पे? तो वो कंप्यूटर शिक्षा पर फोर्स करती है। और वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि क्या है? तो सहयोगात्मक फिल्टरिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य डिवाइस क्या है? तो वो वेब कैम है। और वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस और टेलीफोन एवं माइक्रोफोन में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है क्या? तो वो टेलीफोन जो है ये आवश्यक घटक नहीं है। इसके बाद है ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, तो एक प्रयोगकर्ता का नाम होता है और एक डोमेन नेम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रयोगकर्ता का नाम हो गया और ये जो हो गया एक डोमेन नेम हो गया। तो ये यूनिक होता है और ये कई हो सकते हैं। इसके बाद इसमें ईमेल का पता ये जैसे लिखा हुआ है, डोमेन नेम इसमें क्या है? तो gmail.com ये डोमेन नेम है। और ये जो NIELIT लिखा हुआ ये एक यूनिक नेम है। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू हैं। डिजिटल फाइल जो ईमेल से संबद्ध हो सकती हैं तो वो संगीत है, डॉक्यूमेंट्स है तथा फोटो हैं। फाइलें जिन्हें ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है तो वो आप कोई भी भेज सकते हैं। टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है। डेटा का एक वचन क्या होता है? तो वो होता है डेटम। ठीक है, डाटा का मतलब क्या होता है? तो डाटा हो गया बहुवचन और डेटम जो है वो एक वचन है। ब्लॉग शब्द जिन 2 शब्दों का संयोजन है वो वेब, और लॉग शब्द का संयोजन क्या है? ब्लॉग। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जा सकता है, तो वेब स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म है, तो ये न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने के लिए एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो उसको हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। कोई भी कमांड जब हम सिस्टम में डालते हैं तो उसको कहते हैं एग्जीक्यूट कराना। मेन्यू की सूची होती है तो कमांडों की सूची। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे? तो वो डिस्क स्पेस पे वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब सिंपल इतना होता है कि कई बार जो हार्ड डिस्क होती है, जैसे मान लीजिए हमारी हार्ड डिस्क है और ये रैम है, तो रैम का जो वर्क होता है उसको हम अपने दूसरी मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी जो रैम होती है इसकी वर्किंग तेज़ हो जाती है और बहुत और भी जो ज़्यादा वर्किंग प्रोग्राम होते हैं उनका हम इस पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद है गूगल है, अल्टा विस्टा है, साइंस डायरेक्ट है तथा आर्कुट में से सर्च इंजन नहीं है। तो ये आर्कुट जो है ये सर्च इंजन नहीं है। आर्कुट पहले के मतलब वही लगभग 2005-06 के आसपास एक सोशल नेटवर्किंग साइट हुआ करती थी, जैसे कि फेसबुक आजकल यूज कर रहे हैं। वाइडू है, पैकेट्स है तथा कुकीज में से एक सर्च इंजन है, तो वाइडू है, ये चीन का है। और फिर डक डक गो एक क्या है? एक सर्च इंजन है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा कितने दिनों तक? 30 दिनों के लिए। सिम का पूरा नाम क्या होता है? तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। और ICT का तात्पर्य क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी।
सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं तो कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर के द्वारा, और योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र कहा जाता है तो वो निर्णय समर्थक यंत्र के रूप में। इसके बाद कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है क्या, तो एनालॉग कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। अभी जैसा हम यूज कर रहे हैं तो ये कौन सा कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें जो डेटा हमारा होता है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी में सेव होता है। और जो एनालॉग कंप्यूटर होता था वो जो होता है एक मैकेनिकल कंप्यूटर होता है, यानी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मैकेनिकली हो रही हैं, डिजिटल नहीं हो रहा है वो। अब सिंपल सी बात है कि डिजिटल का मतलब जहाँ पे 0 1 आएगा वो डिजिटल होगा, और जहाँ 0 1 नहीं होगा वो सब एनालॉग होगा। ठीक है। एसएमएस का अर्थ होता है तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट। वेयर मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड इंटरनेट। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इंटरनेट है तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। इसके बाद डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन और केवल मॉडेम में से सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है, तो वो डायल अप सर्विस। लगभग 2010-12 के आसपास तब डेटा केबल लगा के हम कनेक्ट करते तो उस समय फिर डायल अप सर्विस का यूज करते थे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, तो वो बहुत धीरे चलता था। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा जाता है तो होम पेज। अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका क्या है, बुकमार्क। इंटरनेट सिस्टम प्रयोग करता है तो किसका, ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। देखिए टोपोलॉजी का मतलब होता है एक मैनर होता है जिससे सिस्टम्स को मतलब आप ये कह सकते हैं व्यवस्थित किया जाता है। इंटरनेट में टोपोलॉजी 4 टाइप की होती है, 4-5 टाइप की होती है खैर। एक तो होता है मैश टोपोलॉजी, फिर उसके बाद होता है रिंग टोपोलॉजी, फिर होता है स्टार टोपोलॉजी, फिर होता है बस टोपोलॉजी, फिर होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। और जो सिस्टम यूज करता है इंटरनेट यूज करता है तो उसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। इंटरनेट कार्य करता है किस पे, तो केवल पैकेट स्विचिंग पे। पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लिया अगर ये इतना डेटा आपको इंटरनेट के थ्रू भेजना है कहीं, तो सिस्टम क्या करेगा हमारा, तो सिस्टम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर लेगा। अब ये जो इतना पार्ट है इसको भेजेगा और इसको क्या कहा जाता है, इसी को हम पैकेट कहते हैं। फिर अब जैसे मान लीजिए एक पैकेट भेज दिया, बाकी ये जितने हैं ये सारे रोक के रखेगा। जब ये पहुंच जाएगा और इसका रिसीविंग इसको मिल जाएगा कि हाँ वो पहुंच गया, फिर ये दूसरा भेजेगा। इसीलिए इसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, यानी एक पैकेट भेजना बाकी पैकेट को स्विच कर देना, यानी रोक लेना। ठीक है। इसके बाद है ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच अंतर यह है कि ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति प्रयुक्त करता है। इसके बाद है गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन, तो मुंबई रेलवे स्टेशन। और यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। दूसरा, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई की से कई गुना तीव्रतर है। उपयुक्त कथनों में से लाईफाई के संदर्भ में सही है, तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं लाईफाई के बारे में। लाईफाई के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। लाईफाई का विस्तृत रूप क्या होता है, तो लाइट डिफिनिटी होता है। लाईफाई द्वारा 10 GB पर सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। और भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाईफाई का सफल परीक्षण किया गया। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है तो लॉगिन, मॉडेम और पासवर्ड। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है क्या क्या, तो वो प्रोटोकॉल है, लॉगिन है, आर्ची है। ये सत्य कथन दिया गया है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अब देखिए ये लिखा है ना मॉडेम, ये मॉडेम। अब आप इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। अब उसी के बाद उसमें लिखा ये DEM लिखा ना, तो ये हो गया डी मॉड्यूलेशन। अब इसका मतलब ये हो गया कि कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। सिंपल सा है, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा इस तरह से। मॉड्यूलेशन एवं डी मॉड्यूलेशन करता है क्या, अब आप समझ रहे होंगे। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाए, उसे क्या कहते हैं, उसको मॉडेम कहते हैं। और टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है, तो मॉडेम। और माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ेगा, जाहिर सी बात है मॉडेम जोड़ेगा। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित कर उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो वो क्या है, वो मॉडेम है।
संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE यानी लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन और VoLTE यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशंस के बीच अंतर क्या है? तो LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है, जबकि वोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। LTE डेटा ओनली तकनीक है, जबकि वोल्ट जो है क्या वॉइस ओनली तकनीक है। तो ये तो आजकल आप मोबाइल में इनका यूज भी करते होंगे, तो इनके बारे में ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ये दोनों उल्टे लिखे गए हैं सही पूछिए तो, ठीक है। इसके बाद दृश्य प्रकाश संचार यानी VLC तकनीक के संदर्भ में सही कथन है। तो VLC 375 से 780 नैनोमीटर की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगों का उपयोग करती है, और VLC को दीर्घ परासी यानी लॉन्ग रेंज प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। और VLC जो होता है ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित करता है। और VLC जो होता है विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसमें से केवल 1, 3, 4 सही है, 2 गलत है। ये गलत है, दीर्घ यानी लॉन्ग रेंज और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के रूप में नहीं जाना जाता है। इसके बाद है इसमें निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। दूसरा है NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया जाता है जो एक दूसरे को 1 मीटर से दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। और तीसरा है संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण का उपयोग कर सकता है। तो इसमें से सही क्या है? 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। यानी NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये गलत दिया गया है। इसके बाद है इसमें संचार प्रौद्योगिकी में से लघु परास युक्तियाँ क्या क्या है? तो निकट परिपथ यानी क्लोज सर्किट, टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। इसके बाद ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया कौन सा सही है। तो संबंधित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरीके से बहिष्कृत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि AR में इस तरह से हो जाता है। आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती है। तो ये भी गलत है। और AR व्यक्तियों को संचार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव उन्नत करता है। और VR जो है संसार को पृथक कर देता है और व्यक्तियों को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। तो ये 3 और 4 सही हैं, 1 और 2 गलत है। इसके बाद इसमें विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित कार्यों को प्रभावी रूप से कर सकती है। तो औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना और रोग का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन करना। सिग्नल की शक्ति के लिए हम उपयोग करेंगे कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए क्या यूज करेंगे? तो रिपीटर का यूज करेंगे। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। JSP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जावा सर्वर पेजेस। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पोर्ट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो सिस्टम के अनधिकृत अभिगमन की एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ग्रिड नहीं है। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हमने अभी आपको ऊपर ही बताया, मेश है, बस है, स्टार है, रिंग है, हाइब्रिड है। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो सूचना प्रबंधन उपकरण है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल पते का ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिगर। और डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है, तो लॉजिकल सिद्धांत में डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। इसके बाद है कंप्यूटरिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग तथा आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, यही सी बात है। एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, किसके रूप में? बग के रूप में। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्त है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। और फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में होता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों के रूप में होता है। राउटर, हब तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस क्या है? तो सभी है, ये सभी हैं। राउटर रूट बताता है, हब किसी इंटरनेट कनेक्शन को 2-3 कनेक्शन में डिवाइड करता है, और स्विच जो होता है किसी इंटरनेट कनेक्शन को ज़्यादा नंबर ऑफ कनेक्शन में डिवाइड करता है। इसके बाद है डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ यानी सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं? तो उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने में परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? उसको हम TCP या IP कहते हैं।
और कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद ब्लूटूथ तकनीक उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देता है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, तो यह निजी इंटरनेट पर बना एक कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सेफ रखता है यानी सुरक्षित रखता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में पाया जाता है क्या, तो वो डेटा लिंक लेयर। और OSI रेफरेंस मॉडल की जिस लेयर पे IP एड्रेस का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, नेटवर्क लेयर। देखिए OSI मॉडल को हम खैर देख ही लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो OSI मॉडल का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। वैसे ये एक कॉन्सेप्ट ही रह गया, जिस पे काम होता है वो होता है TCP/IP मॉडल पे। तो इसमें 7 लेयर होते हैं। खैर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो हमें नाम सभी के पता होनी चाहिए। तो पहला जो लेयर होता है उसको डेटा लिंक लेयर कहते हैं, इसको कहते हैं फिजिकल लेयर, इसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर, इसको कहते हैं नेटवर्क लेयर, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको कहते हैं सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर होते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के। अब उसमें पूछा गया कि नेटवर्क लेयर कहाँ होता है, तो नेटवर्क लेयर जो होता है वो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, तो डेटा लिंक लेयर पाया जाता है, वो हमने आपको बताया अभी, ठीक है। यानी पहले फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क। तो फिजिकल और नेटवर्क के बीच में क्या पाया जाएगा, डेटा लिंक लेयर पाया जाएगा। इसके बाद फिर है तलाश क्या है, इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा विकसित किया गया है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में सही कथन दिया गया है क्या है, भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 3 घटक होते हैं। वेब 3.0 के संदर्भ में सही कथन है, तो वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण रख सकते हैं। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं और वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। इसके बाद ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल दी गई है कुछ। तो यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरा है ब्लॉकचेन एक संरचना और डिजाइन ऐसा है इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। तीसरा है ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा ये गलत है कि ब्लॉकचेन संरचना का अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है, तो ये गलत है, ठीक है। ये सही सुमेलित यहाँ पे दिया गया है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इसका अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय है इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। परितारिका यानी आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो ये पूरा एक डिटेल था जो कि लास्ट ईयर कंप्यूटर के पूछे गए हैं, या जो कंप्यूटर के प्रश्न आपके APS एग्जामिनेशन में या जो और CCC के एग्जामिनेशन में या जहाँ भी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है और बेसिक इंटरनेट का डिटेल दिया गया, ये सारी चीज़ें अगर रखी गई हैं तो वहाँ के लिए ये जो मतलब सेशन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इतना कर लीजिए, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए और इससे आपको जो और भी फैक्ट बताए गए हैं, जो एक्सप्लेनेशन हमने बीच बीच में किया है उसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल से नोट कर लीजिएगा। और आप इतना ही करके एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा। इससे ज़्यादा आई थिंक खैर आने को तो बहुत कुछ आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसको 1 घंटे या 1.5 घंटे में समेटा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये एक रामबाण साबित होगा। आप इतना करके जाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे, कुछ अगर सीधे सीधे नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम आप उनको एलिमिनेशन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी हमें करके बताइएगा ये सेशन कैसा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।